हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस वीडियोज़ में। तो अगर आप पीजीटी, टीजीटी या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदर्स एग्ज़ाम भी दे रहे हैं जहां पर ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं तो भी ये वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट पर। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 4 है और इसमें हम बात करेंगे 20 क्वेश्चंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सुरक्षित वन क्या है। देखिए सुरक्षित वन क्या है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से चारागाह के लिए सुरक्षित, या स्थानीय प्रयोग के लिए सुरक्षित, या लकड़ी काटना तथा पशु चारण प्रतिबंध, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर चारागाह के लिए सुरक्षित ये भी गलत है और स्थानीय प्रयोग के लिए सुरक्षित ये भी गलत है। सुरक्षित वन का क्या अर्थ होता है, वो होता है लकड़ी काटना तथा पशु चारण पर जहां प्रतिबंध होता है उसे सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा 3 सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62वां क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भारत में किस वर्ष नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही ऑप्शन है 1921 यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है, तो आप इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किस राज्य में लाख सर्वाधिक होती है। लाख क्या है, ठीक है, लाख सर्वाधिक कहाँ होती है, तो वो होती है बिहार में। और क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है कि लाख अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, तो लाख अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है वो है झारखंड में। याद रखें इस बात को, लाख अनुसंधान केंद्र जो है वो है झारखंड में। ठीक, तो इस तरह से हमारी क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो होगा बिहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है भारत में सुंदरबन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं। तो भारत में सुंदरबन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में, या ज्वारीय वन, या उष्ण मरुस्थलीय वन। तो सुंदरबन की जो प्रजातियां है भारत में जो पाई जाती है वो ज्वारीय वन के अंतर्गत आती है। ज्वारीय वन के अंतर्गत क्यों आती है इसे एक बार समझते हैं। चूंकि ये जो एरिया हम देख रहे हैं ये कोस्टल एरिया कहाँ का है और इधर से आती है एक रिवर्स। ये कोस्टल एरिया पश्चिम बंगाल का है और पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाना क्षेत्र है। चूंकि इस गंगा क्षेत्र में सुंदरी नामक एक वृक्ष पाई जाती है, सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता होती है जिससे इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। और यहाँ ज्वारीय वन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि समुद्र का जो खारा जल है वो इस वन को प्रभावित करता है। ज्वारीय वन इसकी जड़ें क्या होती हैं, समुद्री लहरों के कारण इसके जड़ों की जो मिट्टी है ना वो कट के समुद्र में चली जाती है। नतीजा होता है कि इसकी जड़ें बिल्कुल जो है जल में तैरती हुई दिखाई देती हैं और ये खारा क्षेत्र होता है, तो इसलिए इसे ज्वारीय वन कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 65 की। 65 क्वेश्चंस कह रहा है भारत में वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कब किया गया, ये किया गया था जून 1985 में। कब, जून 1985 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से हैं। तो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से हैं, ये क्वेश्चंस कई बार आया हुआ एग्जाम्स में है, तो आप इस चीज को याद रखें। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ज्वारीय वन, दूसरा कटीले वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और चौथा सदाबहार वन। देखिए ज्वारीय वन नहीं है, कटीले वन भी नहीं है, सदाबहार वन भी नहीं
होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। पर्णपाती वन वे वन होते हैं जो साल में लगभग एक बार अपनी पत्तियां जरूर गिरा देते हैं। इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। पर्णपाती का अर्थ होता है जो पत्ते गिरा दे। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हुआ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। किसके दृष्टिकोण से? आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं सदाबहार वनों की बात करें, क्यों नहीं होते? सदाबहार वन इसलिए नहीं होते क्योंकि ये हमेशा लता युक्त वन होते हैं और इसमें हमेशा जो है पतझड़ कभी नहीं आती। ठीक है, तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होते क्योंकि ये जंगली टाइप के होते हैं और ये इनकी लकड़ियां काट कर लाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित राज्य तथा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित गलत जोड़े बताइए। क्या बताना है हमें? गलत जोड़ा बताना है। देखिए यहाँ पर जो गलत जोड़ा है उसे देखते हैं कौन सा है। पहला देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय मार्ग। कान्हा राष्ट्रीय ये पार्क है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये है असम में, बिल्कुल सही। कार्बेट जो है राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश, ये आप उत्तर प्रदेश में ना होके उत्तराखंड में है, याद रखिएगा इसे, उत्तराखंड में। और ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, इस बात को भी याद रखिए। यहाँ पर है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो है आंध्र प्रदेश में लिखा हुआ है, जबकि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखें बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है, तो इसलिए जो गलत ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन 4 जो मैच नहीं करता। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि मालाबार तट, क्या? क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि मालाबार तट असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में की जाने वाली कृषि किस प्रकार की कृषि होती है? तर कृषि होती है, आर्द्र कृषि होती है, शुष्क कृषि होती है या सिंचित कृषि होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो होगा तर कृषि। ठीक है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट है देश के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं? खाद्यान्न फसलें देश के कितने भाग पर बोई जाती हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लगभग 80% एरिया पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल कौन विद्वान प्रयोग करता है? सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल कौन विद्वान प्रयोग करता है? तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल जो प्रयोग किया वो हमबोल्ट ने किया है, और हमबोल्ट की एक प्रसिद्ध फेमस रचना है जिसे हम कॉसमॉस कहते हैं। क्या? कॉसमॉस, याद रखें, ये कई बार पूछा गया है कॉसमॉस। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमबोल्ट धारा कहाँ चलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है भूमंडल पर सर्वत्र कृत्रिम की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है। भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है, ये कोटेशंस है, किसका है? यह किसका कथन है? ये पूछा जा रहा है। तो ये कथन है ये हमबोल्ट का। ठीक है, भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है, ये कथन है हमबोल्ट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है भूगोल एक पूर्ण विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के सभी पहलुओं का अध्ययन सम्मिलित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल रिटर का, यानी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमबोल्ट ने मध्य एशिया नामक ग्रंथ कितने खंडों में लिखा? तो हमबोल्ट ने मध्य एशिया नामक ग्रंथ कितने खंडों में लिखा? तो ये लिखा है 2 खंडों में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है वान हमबोल्ट ने किस ग्रंथ में अधिकतम दूर स्थित निहारिका से लेकर जलवायु के वितरण और चट्टानी सतह तक फैली हुई वनस्पति तथा
मानवीय वर्गों तक का अध्ययन किया है। यानी हमबोल्ट की एक ग्रंथ है जिसमें ये सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो अभी हमने ऊपर ये आपको इसका आंसर्स बताया कि इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है कॉस्मोस। तो कॉस्मोस में ही हमबोल्ट महोदय ने ये सभी बातों की जिक्र किया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, किसी क्षेत्र में भू संरचना, जलवायु, पौधे, जंतुओं एवं मनुष्यों में अंतर संबंध मानने वाला विद्वान कौन था? तो भू रचना, जलवायु, पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अंतर संबंध मानने वाला विद्वान जो था वो था कार्ल रिटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, भूगोल वेत्ता तथा उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों से संबंधित गलत जोड़ा बताना है। तो कौन सा गलत जोड़ा होगा? देखिए, वान हमबोल्ट कॉस्मोस बिल्कुल सही है। रिटर एडकुंडे ये भी इनकी ही रचना है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं फ्रेडरिक रेटजल वाल्कर कुंडे। फ्रेडरिक रेटजल का वाल्टर कुंडे और ईड कुंडे जो है कार्ल रिटर का है, वान हमबोल्ट का कॉस्मोस है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है अल्फ्रेड हेटनर ने एंथ्रोपोजियोग्राफी, जबकि एंथ्रोपोजियोग्राफी है रेटजल महोदय की। तो इसलिए ये ऑप्शंस गलत है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो होगा 4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि मेरा अध्ययन तथ्यों पर आधारित है, दार्शनिक तर्क पर नहीं। कार्ल रिटर के विचार, ये विचार किस विचारधारा से संबंधित है? इनका मानना है कि मेरा अध्ययन तथ्यों पर आधारित है, दार्शनिक तर्क पर नहीं। तो ये किस विचारधारा को बताता है, ये बताना है। तो यहाँ पर पार्थिव एकता का विचारधारा नहीं, संपूर्ण की संकल्पना ये भी नहीं, ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा, तो ये बताता है ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 और 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का सर्वाधिक पूर्ण एवं ब्रह्मांडीय दृश्य लेकर उनमें संपूर्ण ग्लोब का वर्णन तथा मानव एवं उसके सृष्टिकर्ता के संबंधों का विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस का जो सही आंसर होगा ईरकुंडे। ईरकुंडे किसकी रचना है? तो ये अभी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 और 79 क्वेश्चंस कह रहा है, कार्ल रिटर ने लार्डेन कुंड शब्द का प्रयोग किस अध्ययन के लिए किया था? तो ये किया था इन्होंने प्रादेशिक अध्ययन के लिए, यानी ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद इस आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है। ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय है? सूफी, श्वेतांबर, पारसी, प्रोटेस्टेंट। तो देखिए ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रोटेस्टेंट होगा। और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेंगे। ईसाई धर्म का एक संप्रदाय प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।